हेलो स्टूडेंट्स, टारगेट विद आरएस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के अध्याय में हम लोग बात करेंगे हिमालय के निर्माण के बारे में। इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में विस्तार से जानेंगे और इसके मुख्य सिद्धांत क्या हैं, सिद्धांतों के मत क्या रहे उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हिमालय के कुछ मुख्य बिंदु के बारे में। तो आपको पता है कि हिमालय जो है दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, हिमालय है। ठीक है, इसकी स्थिति की बात करें तो इसकी स्थिति क्या है, पूर्व से पश्चिम तक, पूर्व से पश्चिमी सीमा के अंतर्गत हिमालय का विस्तार है। तो ये तो हो गया, विस्तार की स्थिति हो गई। अगर आपको पूछ ले कि कहां से कहां तक, किसी जगह के नाम से पूछे तो जगह के नाम से आपको पता होना चाहिए। ये है जो ब्लैक स्पॉट में मैंने दर्शा रखा है, ये क्या है, जम्मू कश्मीर में स्थित नंगा पर्वत। नंगा पर्वत से अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा क्षेत्र तक हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है, जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा पहाड़ी तक है। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया। पश्चिम से पूर्व स्थित कौन कौन सी जगह, अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा और जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत। तो ये दो स्थिति होगी। आपको जगह का नाम पूछे तो ये बताना है और कहाँ स्थित है, पूर्व और पश्चिम की सीमा के अंतर्गत। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब बात आती है कि इसका विस्तार का कुछ तो होगा, कितने किलोमीटर तक है। तो अगर बात करें तो इसका विस्तार कितना है, 2500 किलोमीटर तक, 2500 किलोमीटर इसका जो विस्तार है। ठीक है, आकार की बात करें और अगर आकार में कुछ परिवर्तन की बात करें तो ये पश्चिमी सीमा में आकार थोड़ा चौड़ा है। देखिए ये जो स्थिति है, इस स्थिति में क्या है, इसका पश्चिमी सीमा पर आकार चौड़ा है और पूर्व स्थिति में बात करें तो थोड़ा संकरा है, थोड़ा सिकुड़ा हुआ है। आप कह सकते हैं थोड़ा संकरा है। ठीक है, ये तो बात होगी। अगर बात करें इसके क्षेत्रफल की, मैं वो कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ, फिर उसके बारे में सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग अगर बात करें क्षेत्रफल की, बात करें भाई हिमालय का क्षेत्रफल कितना है, तो हिमालय का क्षेत्रफल कितना है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर। ये हो गया हिमालय का क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि हिमालय जो श्रृंखला है वो कहाँ कहाँ तक फैली हुई है और उसको उस जगह पर किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये आपको दिख रही होगी, ये जो श्रृंखला है जिसे क्या बोलते हैं, सुलेमान पर्वत। सुलेमान पर्वत की बात करें तो ये जो सुलेमान पर्वत है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान में स्थित जो पाकिस्तान में हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, सुलेमान पर्वत। ये हिमालय की ही श्रृंखला है। इसके अलावा हम लोग इस श्रृंखला की बात करें जिसे हिंदू कुश पर्वत कहते हैं, जो कहाँ स्थित है, अफगानिस्तान में। हिमालय की इस श्रृंखला को अफगानिस्तान में किस नाम से जाना जाता है, हिंदू कुश पर्वत के नाम से। ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि भाई पूर्वोत्तर राज्य में बात करें तो हिमालय की कुछ श्रृंखलाएं हैं उसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो श्रृंखला है इसमें देखिए, ये जो श्रृंखला दिख रही है आपको अरुणाचल प्रदेश में, तो इसे क्या बोलते हैं, पटकोई बूम। पटकोई बूम पहाड़ी है, इसे बोलते हैं। ठीक है ना, कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। और ये जो स्थित है नागालैंड में, तो नागालैंड में इसे किस नाम से जाना जाता है, नागा पहाड़ी से। और अगर मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में इसे मणिपुर पहाड़ी से जाना जाता है। ठीक है, और ये जो स्थिति दिख रही है मिजोरम में, तो इसे किस नाम से जाना जाता है, मिजो पहाड़ी से। ठीक है, क्लियर हो गया। ये हो गया अलग। ऐसा नहीं है कि सभी को हिमालय के नाम से अलग अलग, लेकिन हिमालय के कुछ अलग अलग पहाड़ियों में ये बटा है, इसलिए अलग अलग नामों से भी नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके अलावा हम लोग बात करें तो ये आपको श्रृंखला दिख रही है भारत के पूर्वोत्तर साइड में, ये जो श्रृंखला दिख रही है जो कि कहाँ स्थित है, म्यांमार में। ठीक है, ये जो म्यांमार में स्थित है इस श्रृंखला को क्या बोलते हैं, अराकान योमा श्रृंखला या अराकान योमा श्रेणी। क्लियर हो गया ये। तो अभी तो आपको ये समझ में आ गया हो गया, पाकिस्तान में इसे सुलेमान श्रेणी से, अफगानिस्तान में इसे हिंदू कुश पर्वत से, और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में नागा पहाड़ी है, पटकोई बूम है, मणिपुर पहाड़ी है, मिजो पहाड़ी है, इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, और म्यांमार में इसे अराकान योमा पहाड़ी या श्रेणी के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया ये तो दोस्तों इसकी हो गई मुख्य बातें, हिमालय की स्थिति और कुछ मुख्य बातें थी वो मैंने आपको बता दी।
इसके अलावा कुछ पॉइंट्स की बात करें तो ये जान लेते हैं कि हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ है। अक्सर एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि हिमालय का निर्माण किस काल से संबंधित है। तो हिमालय का निर्माण है जो सिनोजोइक महाकाल में हुआ था। कौन से काल में? सिनोजोइक महाकाल में। ठीक है, सिनोजोइक महाकाल में हुआ था। ठीक है, ये तो हो गया कि हिमालय का निर्माण किस काल से संबंधित है। अगर ये भी बात करें तो हिमालय क्या है, एक नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है, फोल्डेबल वलित पर्वत श्रृंखला बोल सकते हैं इसे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि हिमालय के जो मुख्य सिद्धांत हैं। पहले जो सबसे बेस्ट सिद्धांत के रूप में जाना जाता है उसे क्या कहते हैं? भूसन्नति सिद्धांत। ठीक है, अगर हिमालय के निर्माण में सबसे अच्छी व्याख्या करने वाला सिद्धांत की बात करें तो वो कौन सा है? भूसन्नति सिद्धांत। इसे कौन सा वैज्ञानिक था? जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे, उनका नाम क्या था? कोबर। कोबर द्वारा यह भूसन्नति का सिद्धांत दिया था। कोबर एक जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे, उनके द्वारा यह सिद्धांत दिया गया। अगर दूसरे सिद्धांत की बात करें जो कि सफल सिद्धांत माना जाता है, दूसरा कौन सा सिद्धांत है? प्लेट टेक्टोनिक। जो प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत है ये भी एक सफल सिद्धांत माना जाता है। ठीक है, अगर इसके वैज्ञानिक की बात करें तो किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया? हैरी हेस द्वारा। दोस्तों, इन दोनों सिद्धांतों के बारे में हम लोग डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। इस सिद्धांत की मुख्य बातें क्या है, इनके वैज्ञानिकों के क्या प्रमाण रहे, उसके बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज कोबर के भूसन्नति सिद्धांत के बारे में। ये तो हिमालय का हो गया कॉमन चीजें। अब मैं बात करूंगा कोबर के भूसन्नति सिद्धांत को। उसको करने से पहले इसकी कुछ कॉमन चीजें मैं आपके माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। अपन कोबर सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। तो टॉपिक क्या है? कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। इसकी हम लोग विस्तार से व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। कोबर क्या कहता है? कोबर के अनुसार जो अभी हिमालय की श्रेणी है, यहाँ पर क्या था? 33 सागर। क्या था? देखिए, ये जो स्थिति थी, अभी जो हिमालय की स्थिति यहाँ पर उत्तर भारत में, तो ठीक है, तो यहाँ क्या था? ये क्या था? 33 सागर, जिसे कोबर क्या बोलता था? 33 भूसन्नति। ठीक है, कोबर किसे क्या बोलता था? भूसन्नति किसे बोलता है? सागर को। तो इसे क्या इसके अनुसार क्या हो गया? अभी जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पर सबसे पहले क्या था? 33 सागर था। इसके अनुसार क्या था? 33 सागर की बात करके उन्होंने ये बोला कि भाई 33 सागर के उत्तर में क्या? उत्तर में था अंगारा लैंड। क्या था? अंगारा लैंड। ठीक है, ये तो उत्तर में। अगर दक्षिण में बात करें कोबर के अनुसार, हम लोग अभी कोबर के सिद्धांत को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो कोबर के अनुसार उत्तर में क्या था? अंगारा लैंड, और दक्षिण में क्या था? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। ठीक है, ये होगी उत्तर और दक्षिण की बात। अब आगे ये सिद्धांत क्या कहता है? आगे ये सिद्धांत कहता है कि इन दो जगह जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है, तो इसमें यहाँ क्या बहती थी? नदियां बहती थी। यहाँ पर बहुत सारी नदियां बहती थी। तो ये नदियां कहाँ की गिरती थी? 33 सागर में तो आ रही थी। ये सिद्धांत क्या कह रहा है? दोनों भाग में, उत्तरी भाग में और दक्षिणी भाग में, जो ये गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड है, यहाँ पर क्या बहती थी? नदियां बहती थी। तो नदियां क्या कर रही थी? नदियां, अब ये सारी नदियां
ये कि अगरलैंड की नदियां और गोंडवाना की नदियां कहाँ गिर रही है? तैतीस सागर में। ये तैतीस सागर की स्थिति थी पहले की। अभी जो हिमालय की स्थिति है वहां पर तैतीस सागर की। ये किसके प्रमाण है? कोबर के भूसन्निधि सिद्धांत बता रहा है ये। ठीक है, तो ये यहाँ की जो नदियां थी ना, तो ये नदियां कहाँ गिर रही थी? तैतीस सागर में गिर रही थी, जिसे कोबर ने 33 भूसन्निधि कहा था। ठीक है, अब 33 भूसन्निधि में नदियां गिर रही थी, तो ये नदियां क्या कर रही थी? नदी अपने साथ क्या गाद, मलबा, चट्टानी टुकड़े को लेके आती है। तो यहाँ पर क्या होता है? ये नदियां छोटे छोटे चट्टानी टुकड़े, गाद, सारा मलबा लेके यहाँ अवसादों का निक्षेपण होने लग गया, यहाँ से भी यहाँ से भी। तो 33 सागर में किसका निक्षेपण होने लग गया? गाद का, चट्टानी अवशेषों का अवक्षेपण यहाँ स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अवक्षेपण स्टार्ट हुआ था, देख वैज्ञानिकों ने क्या कहा? आपको मैं डायग्राम के माध्यम से समझा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये है 33 सागर। अब आपको पता है कि नदियां गाद और अवसाद लेके आ रही है, तो शुरुआत में धीरे धीरे गाद यहाँ होगा, धीरे धीरे निक्षेपण यहाँ होता होता यहाँ होगा। ठीक है, अब ऑब्वियसली है कि ये क्षेत्र है, तो यहाँ पर नदियां गाद लाएगी तो अवक्षेपण धीरे धीरे बढ़ेगा। तो पहले स्थिति ये रहेगी, धीरे 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 बढ़ता रहेगा। तो इसके बढ़ने से क्या होगा? लगातार धीरे धीरे इसका बढ़ने से क्या होगा? इसका आयतन बढ़ जाएगा। इतनी सी जगह है, लगातार इसमें चीजें जाएगी तो क्या होगा? इसका आयतन बढ़ेगा। आयतन बढ़ेगा तो क्या? अवसाद का निर्माण भी और बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो कोबर कहता है कि एक टाइम ऐसा आता है, देखिए एक टाइम ऐसा आता है जब अवसाद के लगातार निक्षेपण से क्या होता है? इसकी जो चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई है वो सिकुड़ जाती है। इसके अवतलन से, लगातार अवतलन से क्या होगा? लगातार अवशेष बढ़ेगा तो इसका अवतलन बढ़ेगा, क्योंकि ये लगातार जाएगा तो इसका अवसाद और गाद पूरा का पूरा बढ़ जाएगा ये। तो इसके पूरे लगातार बढ़ने से क्या होगा? देखिए इसका बार बार लगातार अवतलन हो रहे हैं, तो अवतलन होने से क्या होगा? इसके आयतन में तो कमी है, चौड़ाई और ये यहाँ का और ये जो विस्तार है, तो इसमें क्या होगा? कमी आ जाएगी, क्योंकि ये लंबाई बढ़ रही है, लेकिन इसके जो बीच का भाग है वो सिकुड़ रहा है, संकरा हो रहा है। तो दोनों ओर का भाग सिकुड़ जाएगा, तो ये क्या होगा? अवतलन हो गया, क्योंकि लगातार इसमें अवतलन हो रहा है गाद के कारण। ठीक है, अगर इसके अलावा बात करें तो गाद में वर्धित तो हो गई। इसके अलावा बात क्या करेंगे? इसके अलावा हम लोग बात करेंगे, ये क्लियर हो गया आपके? ये लगातार अवतलन की बात कर ली, एक टाइम के बाद पूरा गाद बढ़ जाता है। ठीक है, ये देखिए ये गाद से पूरा भर गया, तो इस टाइम में क्या होगा? देखिए तो ठीक है दोस्तों, लगातार अवतलन से क्या होगा? इसका जो क्षेत्रफल है, इसके आयतन में कमी आएगी और अवतलन में वृद्धि होगी। लगातार अवतलन में वृद्धि होने से क्या होगा? अंदर के अवसाद में वलन उत्पन्न होंगे। तो अवसाद में वलन उत्पन्न होने से ये जो आपको स्थिति दिख रही है, वलन से लगातार होने से किसका निर्माण हो रहा है? यहाँ पर हिमालय, ये हिमालय की स्थिति है। ये वलन से लगातार अवसादों के वलन से हिमालय का निर्माण हो रहा है। ये जो आपको बीच का भाग, स्थिर भाग है, समतल रूप में, इसका समतल रूप में ये धीरे धीरे उठ रहा था। यहाँ पर वलन नहीं होके समतल रूप से ऊपर उठा हुआ है, इसे क्या बोलते हैं? तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार, ये तिब्बत के पठार की स्थिति है, ये हिमालय की स्थिति है। वलन से ये लगातार वलन हुए अवसादों के कारण, तो हिमालय का निर्माण हुआ। और जो ये है क्या बोलो? पर्वत श्रृंखला। ठीक है, ये हो गया क्लियर। ये आपके कोबर का भूसन्निधि सिद्धांत, जिसको सबसे अच्छा सिद्धांत माना जाता है हिमालय के निर्माण की व्याख्या करने में। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग हैरी हेस के द्वारा प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत दिया, उसके क्या मत थे, उसके बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। वो भी एक सफल सिद्धांत है, लेकिन अच्छा सिद्धांत कोबर का भूसन्निधि सिद्धांत के रूप को कहा जाता है। ठीक है, दोस्तों अब बात करते हैं कौन से सिद्धांत की? प्लेट
प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के बारे में। अगर इसके वैज्ञानिक का नाम पूछ ले तो किसने दिया था? हैरी हैस ने। ठीक है दोस्तों, ये तो वैज्ञानिक हो गए। इसके क्या मत थे, इसके द्वारा क्या कहा गया, इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। इस सिद्धांत में कहा गया भूपर्पटी के लगभग 200 किलोमीटर नीचे की बात की इसने। सिद्धांत की व्याख्या करने से पहले इसने कुछ चीजें समझे। भूपर्पटी, ये भूपर्पटी हो गई, ठीक है दोस्तों। इसने कहा कि भूपर्पटी के लगभग 200 किलोमीटर नीचे, 200 किलोमीटर नीचे एक दृढ़ चट्टान, जो कि एक चट्टान ना होकर 6 टुकड़ों में बटी हुई है, 6 अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई है। क्या कह रहा? एक भूखंड है, जो दृढ़ भूखंड है जमीन के अंदर, जो कि एक भूखंड ना होकर 6 अलग अलग टुकड़ों में बटा गया है या बटा हुआ है। ठीक है, इन टुकड़ों को क्या बोला गया? इसे प्लेट बोला गया। इस वैज्ञानिक ने क्या बताया कि ये 6 टुकड़े हैं, इसे क्या नाम दिया? प्लेटें नाम दिया। तो ये प्लेटें, इनके अनुसार क्या है? ये प्लेटें हैं जो स्थिर नहीं है। प्लेटें एक जगह स्थिर नहीं है, आगे पीछे होती रहती हैं। ठीक है, तो ये प्लेटें स्थिर नहीं है तो क्या होगा? अब ये प्लेटें लगातार एक दूसरे के अपोजिट फैल रही है, सामने आ रही है, तो एक दूसरे के अपोजिट फैलेगी तो कहीं ना कहीं से तो फिक्स से टकराएगी। अब स्थिर नहीं है तो कहीं ना कहीं से तो फिक्स टकराएगी। ठीक है, तो टकराने से क्या होगा? देखें, ये स्थिति के बारे में जानते हैं। ये जो स्थिति है, ये कौन सी प्लेट है? इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट। और ये जो प्लेट है वो है यूरेशियन। ठीक है, अब प्लेट की बात कर लेते हैं। ये इस कॉमन प्लेट के अब टोटल 6 प्लेट हैं, तो नाम भी देख लेते हैं अपन। अगर प्लेटों के नाम की बात करें तो इंडियन प्लेट हो गई, अफ्रीकन प्लेट हो गई, इसके अलावा दक्षिण अमेरिकन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट। तो ये 6 प्रकार की प्लेटें हो गई। ठीक है, और अब बात करते हैं, जो भी अपन लोग बात करने की कोशिश कर रहे थे, जो इंडियन प्लेट है, ये बात कहाँ स्थित है? इंडियन प्लेट पर। तो इंडियन प्लेट है, जो आपको पता है कि भाई प्लेट है, स्थिर नहीं है, तो इंडियन प्लेट का किस साइड और प्रवाहित हो रही है? इंडियन प्लेट उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है। उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है तो क्या हो गया? उत्तर की ओर प्रवाहित होने से एक समय बाद यूरेशियन प्लेट से टकराई। यूरेशियन प्लेट से टकराने से क्या होगा? जो 33 सागर में अवसादित जो गाद था या निक्षेपण था, अवक्षेपित निक्षेपण था, तो उसमें क्या हो गया? इन दोनों के टकराने से क्या हुआ? जो निक्षेपण था उसमें वलन हो गए। तो लगातार निक्षेपण से क्या हो गया? इसमें वलन स्टार्ट हो गए। तो इन वलनों से किसका निर्माण हुआ? यहाँ पर हिमालय का निर्माण हुआ। इन दोनों के टकराने से क्या हुआ? गाद, जो निक्षेपित गाद थे, उसमें क्या हो गया? वलन उत्पन्न हो गए या मोड़ उत्पन्न हो गए। तो एक मोड़दार पर्वत का निर्माण हुआ, जिसे नवीन वलित पर्वत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? हिमालय। हिमालय का निर्माण हुआ कैसे? इन दोनों प्लेटों के टकराने से। अवक्षेपित गाद था, इसमें लगातार वलन उत्पन्न हुए और धीरे धीरे किसका निर्माण हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ। ये किसके मत है? ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत हैरी हैस के द्वारा दिया गया, इसके मत है। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दोस्तों कुछ बेसिक चीजें थी। आप अगर इसके चोटियों की बात करें, इसके बहुत सारी विशेषताएं और भी है, उसकी बात करें तो स्टेप बाय स्टेप अपन को सबसे पहले हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई उसको जानना बहुत जरूरी था। इसके अलावा हम लोग सारे इसके 2-3 पार्ट में इसके सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, एग्जाम के अकॉर्डिंग कैसे पॉइंट है, उसके बारे में भी स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करेंगे। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।